क्योंकि आज 2024 को लेकर जिक्र होगा। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया है, ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो मुद्दा उठाना बेहद जरूरी है। आपको बताएंगे आज आखिर क्या बोला गया राहुल गांधी ममता बनर्जी के लिए और ममता बनर्जी ने क्या बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन सीधे सबसे पहले आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो केदारनाथ के कपाट खुले हैं, तो पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। जल्दी ही आने वाले वर्षों में केदारपुरी तक की यात्रा रोपवे से हो पाएगी और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जो यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है। सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूं कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी दो धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है, बाबा की कृपा से सभी की यात्रा मंगलमय हो। सर रोपवे का आपने रोपवे का जिक्र किया, रोपवे के सर कब तक ये वर्क लगे रोपवे जनता को समर्पित हो जाएगा? नहीं, जल्दी, चूंकि पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री ने रोपवे का शिलान्यास किया है और जल्दी ही यहाँ भी बाबा केदार की भूमि पर भी और हेमकुंड साहब की यात्रा, दोनों की यात्रा जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है, दोनों ही आने वाले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके कारण से जो उन्होंने यहाँ का भव्य निर्माण किया है, दिव्य निर्माण किया है, उसके कारण से जल्दी ही सरल होगी। सर आपने पूजा इतना यहाँ पे किया है, आज पहली स्वामी की तरफ से कहा गया है कि आगे आने वाले समय में यात्रा और सरल हो पाएगी क्योंकि रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी बता रहे थे कि मौसम इस वक्त कैसा है जिस वजह से थोड़ी मुश्किल आते हो रही हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये हम आपको सुनवा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ से लाइव, क्योंकि केदारनाथ पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। और आज सुबह जब 6:20 पर कपाट खुले हैं तो बाबा के जयकारों के उद्घोष के साथ कपाट खोले गए हैं। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, इस वक्त बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जब चार धाम की यात्रा होगी तो वो बेहद सरल होगी आगे आने वाले दिनों में। चलिए शुरुआत कर रहे हैं मुद्दे की बात की। और आज मुद्दे की बात में सवाल है कौन हीरो और कौन जीरो। क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बीजेपी मीडिया की वजह से हीरो बनी हुई है, बीजेपी एक अलग नैरेटिव सेट करके हीरो बनी हुई है और बीजेपी गुंडागर्दी करके हीरो बनी हुई है। लेकिन अब ठानना है और बीजेपी को हीरो नहीं जीरो बनाना है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे और राहुल गांधी जब कर्नाटक के दौरे पर रहे तो ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमला किया गया। लेकिन कल खास बात यह भी देखने को मिली जब ममता बनर्जी ने कहा कि मुझ में ईगो नहीं है। अगर ममता बनर्जी में ईगो नहीं है तो कांग्रेस के साथ आखिर ममता बनर्जी क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि ये पूरी कवायद नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है और नीतीश कुमार विपक्ष का कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कुनबे में आखिर हीरो कौन है और जीरो कौन है उसकी भी हम बात करेंगे। 2024 में कौन हीरो होगा और जीरो कौन होगा, मुद्दे की बात में आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीति गर्मा गई है, जब मुलाकातों का दौर हो रहा है तो इस पर वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है। नीतीश के विपक्ष जोड़ो अभियान पर बीजेपी ने कटाक्ष करने का काम किया है। मोदी हटाओ फॉर्मूले से नहीं मिलेगा जनता का साथ, बीजेपी ये कह रही है। जनता के मुद्दों पर विपक्ष कभी बात नहीं करेगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। और सुशील मोदी ये भी कह रहे हैं कि 1977 जैसे हालात इस वक्त देश के अंदर नहीं है जो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष सिर्फ मोदी को हटाने की बात करता है, देश में खुशहाली की बात विपक्ष नहीं करता। ये बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और सुशील मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से इस वक्त इस मुलाकात पर
कटाक्ष करने का काम लगातार जारी है। जब हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है, नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, इससे पहले नीतीश राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और दक्षिण के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष की कवायद को ये बता रहा है बीजेपी कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी हटाने के फॉर्मूले पर इस वक्त विपक्ष काम कर रहा है, लेकिन देश को जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है। और आगे आने वाले समय में जनता जवाब देगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2024 में जब जनता के बीच में होंगे। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। जब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है तो सबसे पहले हम आपको ये बात सुनवा भी देते हैं ममता बनर्जी की, जो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि हाँ बीजेपी हीरो है लेकिन अब उसे जीरो बना के रहेंगे। उसके बाद राहुल गांधी को भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए ममता बनर्जी ने किस अंदाज में बीजेपी के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया। इधर भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है, भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम। तो कांग्रेस के लिए राहें खुल रही हैं और पर्सनल ईगो की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल जब मुद्दे की बात हम आपके सामने लेकर आए थे तब सवाल पूछ रहे थे कि क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस एक हो पाएगी जब मोदी को हटाने की बात इस वक्त कर रहे हैं, संयुक्त विपक्ष कर रहा है। लेकिन आज ये क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर हो गई कि ममता बनर्जी कह रही है कि ईगो नहीं है भैया, हम सब एक साथ बैठेंगे मंच पर और मोदी को हटाने का काम हमें करना होगा। 2024 के अंदर समय कम है। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी ये बयान दे रही थी तो उससे पहले राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटक के अंदर बयान दिया जा रहा था और राहुल गांधी ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे लोगों को डराया जा रहा है। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आते जाओ और अपना भ्रष्टाचार मिटाते जाओ। बता रहे हैं कि करके राहुल गांधी, वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश राजनेताओं से करेंगे, क्योंकि मुद्दे की बात में कुछ सवाल भी हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी को भी आप सुनिए। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की ब्राइब होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैसा लिया जाता है, स्कैम होता है। असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम होता है। मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। इन्होंने सरकार बनाई, पिछली सरकार, ये भी इनकी नहीं थी, ये भी चोरी की सरकार थी। मतलब वोट किसी और को दिया, पैसा देके खरीद लिया, सरकार बना दी। अच्छा, इनका एमएलए कहता है, बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। मतलब आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए। तो आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी खरीदना जानती है और बीजेपी पैसे के बल पर नेताओं को खरीदेगी, सरकार बना लेगी और जनता जिसे मैंडेट देगी उसके जरिए सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी तोड़फोड़ करके सरकार बना लेती है और भ्रष्ट पार्टी सबसे बड़ी बीजेपी ही है। अब आप समझ लीजिए कि राजनीतिक सरगर्मियां क्यों तेज हो गई हैं। ऐसे में कुछ सवाल हमने तैयार किए हैं, उन सवालों को राजनेताओं से हम पूछेंगे, उन सवालों को आपके सामने एक एक करके रखते हैं, क्योंकि मुद्दे की बात में सबसे पहला सवाल है 2024 से पहले नीतीश का क्या प्लान पूरा हो जाएगा सभी पार्टियों को एक करने का, क्योंकि अभी भी कई पार्टियां एक नहीं हुई हैं। मुद्दे की बात में दूसरा सवाल आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त,
सवाल नंबर 2 आपके सामने रखेंगे कि ईगो छोड़ कांग्रेस का साथ देंगी ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को अभी हमने आपको सुनवाया, वो कह रहे हैं ईगो नहीं है पर्सनल किसी के साथ। और सवाल नंबर 3 मुद्दे की बात में आपके सामने रख रहे हैं कि क्या विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ मोदी हटाओ फॉर्मूला है, कोई विजन नहीं है आम जनता के लिए कि आम जनता की बात हो। मुद्दे की बात में चौथा सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जनता के मुद्दे पर राजनेता आखिर बात इस वक्त क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बिजली पानी सड़क की बात नहीं हो रही है, क्यों आखिर बात सिर्फ धर्म के नाम पर हो रही है और राजनेताओं का जिक्र हो रहा है। मुद्दे की बात में आखिरी सवाल कि विपक्ष में 2024 का हीरो कौन होगा, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या फिर कोई और। ये अहम सवाल है जो मुद्दे की बात में आज हम पूछ रहे हैं और राजनेताओं को हमने इनवाइट किया है, उनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे। चर्चा की शुरुआत मुद्दे की बात की करते हैं, एक एक करके सवाल दागे जाएंगे और सवाल पूछना हक है एक पत्रकार का, सो हम पूछते हैं। फिलहाल अतुल गहलोत जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। शुभंकर भट्टाचार्य जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, शुभंकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र प्रकाश जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने भी समय निकाला है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुभंकर जी आप ही आइएगा, ईगो नहीं है ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है, क्या ये समझूं कि पिक्चर क्लियर है कि कांग्रेस का साथ आप लोग दे रहे हैं? जिस कांग्रेस से ममता बनर्जी नाराज हो गई थी हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे बंगाल के अंदर, तब वाम दलों ने और कांग्रेस ने मिलकर लड़ लिया तो ममता बनर्जी और नाराज हो गई कि भैया कांग्रेस से तो अब हाथ मिलाना ही नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू ने ऐसा फॉर्मूला बना दिया है कि आप ये सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, ईगो को साइड में रखते हैं और साथ देते हैं कांग्रेस का। ऐसा ही होने जा रहा है क्या 2024 में? हर्ष भाई, ईगो की बात कभी भी नहीं थी। बात ये नहीं कि आज की या कल की, ईगो की बात कभी नहीं थी, क्योंकि जब एक गठबंधन बनता है तो आप ईगो को लेकर गठबंधन बना नहीं सकते। ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, चाहे वो नीतीश जी को कह लीजिए, चाहे ममता दीदी का कह लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल का कह लीजिए, सबका अगर देखें तो फॉर्मूला कह लीजिए या मंतव्य कह लीजिए, वो एक ही है कि भाई यहाँ पे एक तो सबसे पहले विपक्षी एकता को हम लोग मजबूत करें, एक ढांचा दे। दूसरी बात, ये जो कहा जाता है कि भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प देने का काम करे। तीसरी बात, ये जो बार बार एक और बात कही जा रही है कि भाई मुद्दों से नहीं, कोई मुद्दों से नहीं लड़ रहा। साहब, मोदी जी खुद ही अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग ये कहते हैं, जब नैरेटिव की बात कहते हैं तो सबके भाई शरीर पे तुरंत छाले पड़ने लग गए, लेकिन बात तो ये मोदी जी के मुद्दा है। ये नैरेटिव कैसे फैलाया जाता है? मोदी जी जहां जहां गए वहां पे जाके जब भाषण देते हैं तो पूछते कि नहीं पूछते हैं, पूरे लोगों को बैठा के पूछते, बताओ पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ कि नहीं? देखा है ना, वो वीडियो कई बार दिखाया जाता है। और उस समय जो लोग वहां भीड़ में वहां जो बैठे रहते हैं, वो सामने के जो उधर पे उनके जो भक्त लोग बैठे रहते हैं, सब हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं, जबकि उसका हकीकत क्या होता है सबको हम लोग को पता है। आज का पहला बार ऐसा है कि भाई सीएनजी और पेट्रोल डीजल सबके दाम एक बराबर के, ऑलमोस्ट एक बराबर। नहीं, लेकिन शुभंकर जी आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने ये पूछा, तो फिर मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे सर, तो मैंने ये पूछा, ममता बनर्जी ये कह रही है कि मीडिया ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि मोदी 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 मोदी, ये ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि गुंडागर्दी का इस्तेमाल बीजेपी करती है। आप ही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी एक मुद्दा है। तो मोदी तो मुद्दा आप लोगों ने ही बना दिया ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास मुद्दा है मोदी हटाओ। आप बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मोदी की बात कर रहे हैं कि मोदी हटाओ। अगर बीजेपी से कोई और व्यक्ति भी आ जाएगा आपको मंजूर रहेगा? ये पूछ रहा हूं सर मैं। देखिए, अभी तो पहले बात यह है कि इस समय बात है मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। अगर यहाँ पे अगर एक दो व्यक्ति को अगर हटा दिया जाए, विपक्ष की तरह नहीं है कि अगर देखा जाए तो भाई विपक्ष में ममता बनर्जी जी भी हैं, विपक्ष में नीतीश जी भी हैं, विपक्ष में कई चेहरे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम भाजपा की तरफ से देखें तो वहां पे सिर्फ एक ही नाम है, वो है मोदी। चाहे आप भाजपा हटाओ कह लीजिए, चाहे आप मोदी हटाओ कह लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है। बात दो, जब ये कहा जाता है कि ये नैरेटिव और मीडिया मैनेजमेंट वो कैसे होता है वो मैं बताता हूं। याद है एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर खेलने आते थे तो एक म्यूजिक बनाया गया, एक साउंड बनाया गया, सचिन सचिन। और ये हुआ क्या कि हर जगह जब भी कोई पिक्चर चलती थी, जब भी कोई सचिन के ऊपर पिक्चर बनी, सबसे पहले वो चीज बनाया गया, सचिन सचिन, ये होता था। फिर बीजेपी के आईटी सेल और सबने मिलके एक चीज तैयार किया, वो था मोदी मोदी।
तो ये चीजों को जब फैलाया जाता है, नैरेटिव के तौर पे फैलाया जाता है। आपने भी खेला होगा का एक नारा दिया था, वो भी बड़ा चला जाता है। हर चीज पूरी बात सुन लिया नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप पश्चिम बंगाल का भी एग्जांपल दे सकते हैं शुभंकर जी, मीडिया के माध्यम, आपकी मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है। मैंने ये कहा आप अपनी बड़ाई भी कर सकते हैं भाई, खेला होबे का नारा भी तो आपने दिया था, आप उसमें ऐड कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। खेला होवे का नारा हमारा तब भी था, खेला होवे का नारा हमारा अब भी है, नारे कहीं बदलते नहीं है। ठीक है, बस अब आप अपनी बात को हम लोग इस तरीके से झूठे नैरेटिव पर नहीं चलते, झूठे नैरेटिव पे नहीं चलते। 15 लाख लोगों को दिलवाएंगे, सारा काला धन वापस ले आके देंगे, टैक्स हॉलीडे एक होगा, ये होगा, ये सारी बातें हम लोग नहीं करते। और उसमें कितनी बातें सच्ची साबित हुई वो भी आपको पता है। ठीक है, अतुल गहलोत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक कमेंट ले रहा हूं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। अतुल गहलोत जी वो कह रहे हैं मोदी एक बड़ा मुद्दा है, पर्यायवाची शब्द भी उन्होंने बता दिया कि भाई मोदी है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो मोदी है, इसलिए हमारा ये मुद्दा है। अब मुझे बीजेपी दरअसल ये बताए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग देश की बात नहीं करते, आप धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। अभी ओवैसी साहब को हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप पे भड़के हुए हैं। इधर ममता बनर्जी ईद के मौके पर जब पहुंचती हैं लोगों के बीच, तब वो भड़कती हुई नजर आती हैं कि सभी मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा, हमारा साथ देना होगा। आप कर क्या रहे हैं भाई? देश को बांटने का काम कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है। विपक्षी पार्टी कुछ भी आरोप लगाएं, विपक्षी पार्टियों का तो एक एजेंडा है। जैसे इनकी पार्टी की ममता बनर्जी ने कहा कि आजकल बीजेपी हीरो है, ये बीजेपी हीरो भारत की जनता ने बनाई है और ये हीरो है और हीरो ही रहेगी, चाहे आप कितने ही गठबंधन क्यों ना कर लो। आपने पहले उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन किया था अखिलेश यादव जी ने, और बुआ भतीजे का गठबंधन हुआ था, आप वहां भी फेल हुए थे। फिर 2 लड़कों की जोड़ी आई, उन्होंने भी गठबंधन किया, आप वहां भी फेल हुए। अब आप चाहे कोई सा गठबंधन कर लीजिए, आप यहां भी फेल हो गए, क्योंकि भारत की जनता को मोदी जी पर भरोसा है। आपकी सरकारों में भ्रष्टाचार से त्रस्त थी सरकार। आप भी बात करते हो, बंगाल में सरासर हिंदुओं पर हत्या कर दी गई, हिंदुओं की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने कितने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा दी, आप लोगों ने चढ़ाई। और आज आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की खदान हैं। आपकी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार में आप रहे हो, आपने आकाश पाताल सब नहीं। आप फिर डिबेट में बताना चाहते हैं ना कि हम हिंदुओं के साथ हैं, भाषण में आ गए। मानी चाहिए, ठीक है। आप ये बताना चाहते हैं ना कि हम हिंदुओं के साथ हैं, वही मुद्दा आ गया। फिर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा जो आप लोग करते हैं वो आप डिबेट में भी ले आए हैं। मेरा मुद्दा तो विपक्षी पार्टी था सर, आप ये कह रहे हैं कि आपने हिंदुओं की हत्या करवा दी। आप बताइए फिर, क्योंकि विपक्षी पार्टी इस वक्त ये कह रही है कि क्यों तेलंगाना के अंदर 4 मुसलमानों के आरक्षण की हटाने की बात कर रहे हैं आप, कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण क्यों हटा दिया, ये विपक्ष पूछ रहा है। ये विपक्ष को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूं कि 2024 में इसका जवाब भारत की जनता देगी। अरे आरक्षण हटाया कि नहीं हटाया? और ये बौखलाए हुए हैं। अरे आरक्षण बौखलाए हुए ठीक है, लेकिन आरक्षण हटाया कि नहीं हटाया? उसके लिए पात्र हैं, जो आरक्षण तो उसको मिलना चाहिए जो उसके लिए पात्र हैं। ठीक है। अरे तो देश से आरक्षण हटा दीजिए। भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा अगर पात्रता पर सवाल है तो देश से पूरा आरक्षण हटा दीजिए। टारगेट है कि 2024 में कैसे हम मोदी को हटाएं, कैसे हम मोदी को जीरो करें। आपकी ये मंशा पूर्ण नहीं होने वाली। भारत की जनता 2024 मैं मान गया, लेकिन अगर आरक्षण के विरुद्ध है तो मैं तो कहता हूँ पूरे देश से आरक्षण हटा दीजिए। अगर पात्रता का सवाल है तो पूरे देश से आरक्षण क्यों नहीं हटा देते आप? हम कोई विरोधी नहीं है आरक्षण के, हम तो कानून के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। अरे अभी आपने कहा कि पात्रता, जो पात्र होगा उसको आरक्षण मिलेगा। अगर सवाल पात्रता का है तो आरक्षण का तो हट जाना चाहिए ना। गलत कह रहा हूं? ये तो कानून डिसाइड करेगा। हम भारत के लोग कानून को मानने। अरे सर आपकी सरकार है, आप सदन के अंदर भी तो बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट जाइए सर तथ्यों पे बात रखिएगा, गहलोत तथ्यों पे बात रखिएगा। ठीक है, आप आरक्षण पे सवाल कर रहे हैं तो मैं आप ही का आरक्षण पे सवाल तत्थों के साथ शुभंकर जी से ले लेता हूँ। ठीक है, मुद्दों को भटकाने का काम कौन कर रहा है ये जनता जानेगी बेहतर। ये 2024 में इसका जवाब देगी। चलिए ठीक है शुभंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
अब अगर बात में आरक्षण की चली कर ही लेता हूं, उनके मन की आपसे सवाल पूछ लेता हूं। दरअसल उन्हें पूछने का जो मतलब था वो दरअसल नहीं समझ में आ रहा था। मैं आपको बताता हूं, उनका मतलब ये है कि भैया जो आरक्षण हमने हटाया है वो संविधान के मुताबिक ही तो है। संविधान में धर्म के नाम पर तो आरक्षण की बात है नहीं। अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में सब जगह मुसलमानों को आरक्षण दिया था, ओबीसी कैटेगरी के तहत पिछड़ा वर्ग शामिल कर दिया था। लेकिन वो कह रहे हैं संविधान के अंदर धर्म के नाम पर आरक्षण तो है नहीं, तो फिर हटा ही देते हैं ना। देखिए, अगर जहां तक इसकी बात है तो संविधान में ये भी कहीं नहीं मेंशन है कि माइनॉरिटी के लेवल पर अलग अलग सेग्रीगेशन पर धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन जब आप ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को आप अलग करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें धर्म वो सेकेंडरी हो जाता है, वो प्राइमरी फोर्स नहीं बनता। लेकिन अगर मुस्लिमों में कहा जाता है तो उसमें भी बैकवर्ड क्लास है कि नहीं है, ओबीसी उसमें भी है कि नहीं है, ये सारी बातों को देखना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जहां पे जो माइनॉरिटी है, अगर किसी जगह पे कोई माइनॉरिटी है तो वहां पे जो बहुत दिनों तक दबाए गए, जो पिछले वर्ग था, आरक्षण का तो पूरा मतलब ही यही था, जो बैकवर्ड रह गए, जो शिक्षा उतने ज्यादा शिक्षित हो नहीं पाए, तो उनको कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टार्टिंग लाइन करने के लिए वो आरक्षण की ये जो है ये पूरा कमीशन ने तैयार की गई थी। तो उस तहत पर अगर देखा जाए तो कर्नाटक में और अगर साउथ के कुछ और प्रांत में देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे जो मुस्लिम्स की जो कैटेगरी है वो माइनॉरिटी में भी आती है, उनकी जो उनमें भी जो ओबीसीज हैं वो वहां पे भी जो पिछड़ी जातियों में आते हैं। तो उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर आप वो कहते हैं कि नहीं भाई मुस्लिम्स में हम, तो वो तो पिछले सरकारों की गलती रही ना। पिछले सरकारों ने मुस्लिमों को ओबीसी श्रेणी में रखकर आरक्षण देने की बात कही। अब वो बीजेपी कह रही है वो गलत था, अब हम उसे हटा रहे हैं। यही तो बीजेपी ने कहा ना। अब मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात आप भी कर रहे हैं। जानते हैं बात क्या है यहाँ पे? हर जी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लोग को जो सबसे ज्यादा सुबह होती है, जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो ये होता है कि व्हाई डू वी डिक्लेयर किसी भी सिटीजनशिप को हम सेकंड क्लास सिटीजन कैसे बना देते हैं? हम ये कैसे कह देते हैं कि नहीं, ये कहीं किसी संविधान में, किसी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हुआ कि दो नागरिकों में जो है उसमें आप चलिए ठीक है, सीधा सीधा हम डीपली नहीं जाते हैं। सवाल मेरे पास बहुत है। सेकंड क्लास सिटीजन यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ठीक है शुभंकर जी, ठीक है शुभंकर जी, हम डीपली नहीं जाते हैं, सीधा सीधा कट टू कट बात करते हैं क्योंकि समय मेरे पास 11:45 तक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुसलमानों की हक की बात तो आप भी कर रहे हैं ना, आप भी मुसलमान कह रहे हैं। ममता बनर्जी ईद के मौके पे कह रही हैं कि सभी मुसलमानों को इकट्ठे आना होगा तभी हम बीजेपी को हरा पाएंगे। सर्वधर्म की बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं? मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूं सर, बीजेपी से भी यही पूछूंगा क्योंकि वो भी हिंदू की बात कर रही है सिर्फ। शुभंकर जी, तो बंगाल से ही हो रही है बात। जब हम ये कहते हैं ना कि यार हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम बात कब से शुरू हुआ? जब से बीजेपी किसी भी प्रांत में जाती है वहां पे ये नैरेटिव आता है। इससे पहले नहीं था बंगाल में। इससे पहले क्या आपने कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई होते कभी सुनी थी? बीजेपी ने पांव रखना शुरू किया, वहां पे शुरुआत हुई। यूपी में देख लीजिए, हम लखनऊ जैसे शहर से अगर हम आते हैं वहां पे मुस्लिम में आपस में टकराव हुआ है, हिंदू में टकराव हुआ है। लेकिन सबसे पहली बार अगर हिंदू मुस्लिम कभी लखनऊ में हुआ वो था बीजेपी के द्वारा जब किया गया था, जिस समय बाबरी मस्जिद गिराया गया था, उस समय हिंदू मुस्लिम भी यहाँ पे होना शुरू हो गया। आप गुजरात ले लीजिए तो वहां से भी शुरुआत हो गया। तो ये बात पूरे सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बंगाल में आप ही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। आपकी सरकार है तो बीजेपी के लोगों को क्यों नहीं जेल में डाल देते हैं? अगर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश बीजेपी के नेता कुछ कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो पकड़िए ना। तो डाल तो रहे, उसी बात से तो इनको सबसे ज्यादा दर्द है। हरजी देखिए, दो तरीके की न्यूज होते हैं। एक वो जो न्यूज दिखाया नहीं गया उसका मतलब ये न्यूज नहीं है। इनको सबसे ज्यादा कष्ट तो इसी बात का है कि वहां पे जो लोगों को अंदर डाला जा रहा है, पूछिए बगल में गहलोत जी बैठे हुए, गहलोत जी से पूछिए, इसी बात से इनको तकलीफ है कि नहीं है। बार बार जो शुभेंदु अधिकारी जो जाके खड़े हो जाते हैं, पिछली बार दंगा हुआ, इनका एक लड़के को मुंगेर से पकड़ के लाए जो पिस्टल लेके घूम रहे थे रामनवमी के समय, तो राम का नाम भी बदनाम कर रहे थे, उसको वहां से जाके पकड़ा गया है। इसी बात की उनको तकलीफ है और उसको बचाने के लिए सब लोग कूद पड़े, पूरा बीजेपी कूद पड़ा कि पिस्टल लेके जो रामनवमी में घूम रहा था। चलिए आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सर्वधर्म की बात क्यों नहीं करते? ममता बनर्जी क्यों सर्वधर्म की बात नहीं करते? मुसलमानों का जिक्र आप लोग सिर्फ वोटों के लिए करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। मुस्लिम
देखिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। बंगाल में मुसलमान समझ लीजिए कि 27 से 28% है। कोई भी सरकार क्या माइनॉरिटीज को सिर्फ लेकर क्या सरकार बना सकती है? जब तक बहुसंख्यकों का वोट न मिले कोई सरकार नहीं बन सकती। इसका मतलब यह है कि वहां पे सारे धर्मों ने ममता दीदी को वोट दिया, तभी तो जाके थर्ड टर्म आया है। और एक बात, बंगाल में हम लोग सब पहले कहते बंगाली, यानी बंगाली मुसलमान, बंगाली जो है वहां पे मारवाड़ी जो वहां पे रहते हैं वो बंगला भाषा बोलते हैं। तो जितने बंग भाषी हैं हम सब बंगाली हैं, जितने बंग भाषी हैं। हम ये नहीं कहते बंगाली ब्राह्मण बंगाली, हम लोग बंगाली हैं पहले। ये बातें सिर्फ और सिर्फ भाजपा फैलाती है। क्या बंग भाषियों को ये हिंदू मानते हैं? मैं यूपी जैसे क्षेत्र में पूछता हूँ। फिर दिल्ली वासी होंगे, फिर बिहारी होंगे। अभी हम भारतवासी हैं, पहले सबसे पहले भारतवासी फिर बंगाली। ठीक है, आप आइएगा अतुल जी, अतुल गहलोत जी। वो कह रहे हैं कि हम धर्म की बात करते हैं और एग्जाम्पल है कि 27 से 28% मुस्लिम है सिर्फ बंगाल के अंदर, लेकिन ममता दीदी जीती कैसे? सिर्फ मुसलमानों का नाम लेके तो नहीं जीता गया। लेकिन आप जो खुलेआम हिंदुओं की बात करते हैं, थीना ठोक के हिंदू 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 आप भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी यही कह रही हैं कि आप सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और संयुक्त विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि भैया लोगों में अगर नफरत फैलाई बीजेपी ने तो देश का लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। राहुल गांधी को तो आपने सुना ही होगा। हर चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि हम धर्म की राजनीति करते, यदि हम जाति की राजनीति करते, तो हमारी केंद्र में सरकार होती क्या? आप ये बताइए। यदि हम धर्म और जाति की बात करते, आज हमारी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार होती क्या? ये बताइए। हमें सभी जाति सभी धर्मों ने वोट दिया है, जिसके कारण आज हमारी केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। ये सरासर बात गलत है कि एक ही जाति ने हमें वोट दिया है। यदि हम जातिवाद करते तो दूसरी जाति क्यों हमें वोट देती? हमें सभी जातियों सभी धर्मों ने वोट दिया है, हम उसका आदर करते हैं। यदि हम जातिवाद और 80-20 का फॉर्मूला आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? केंद्र में हमारी सरकार नहीं होती। 80-20 का फॉर्मूला फिर आप क्यों बताते हैं? चलिए ठीक है, अभी आपने मुसलमानों की बात कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है और तमाम जो मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग, उसमें ये कहा गया है कि पसमानदा मुस्लिम को भी साथ दिए, सभी मुसलमानों से बात करिए, आगे आने वाले समय में उनका वोट भी जरूरी है। लेकिन 80-20 का फॉर्मूले की बात आपने की थी या नहीं की थी? क्या आपके दोबारा आपके आवाज 80-20 के फॉर्मूले की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी या नहीं की थी उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हो रहा था? अरे वो तो चुनाव हेलो सर, आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। बोलते बोलते गहलोत जी रुक गए। वो तो चुनावी फॉर्मूला था सिर्फ। चलिए ठीक है, अब मैं आपको रोक देता हूं। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार आ रहा हूं। सर आपसे सवाल करता हूं कि कौन हीरो कौन जीरो, ये सवाल आज का है। और ममता बनर्जी बता रही हैं कि कैसे मोदी हीरो बने हैं, सिर्फ मीडिया का नैरेटिव है, कुछ लोगों का नैरेटिव है, नहीं तो जीरो है। लेकिन जनता तय करती है लोकतंत्र में कि कौन